हाय गाइस। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3। ये जो है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक से लिया गया चैप्टर 3 है। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ लेबर और प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम किसे कहते हैं ये अभी आगे लास्ट में आपको पता चल जाएगा, बल्कि अभी से बता देता हूँ। लेबर के बाद के जो 6 to 8 वीक्स होते हैं उसको कहते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आती है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेबर के रिलेटेड है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कौन सी चेंजेस आ रही है। इसके अलावा नॉर्मल लेबर का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, मैनेजमेंट उसकी कैसे की जाती है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर पे बात करेंगे। इंटरवेंशंस कौन सी लेबर के दौरान होती है यूज़। इसके अलावा प्यूरपेरियम पीरियड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला लेबर से पहले का स्टेज और फिर लेबर वाले स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो प्री लेबर स्टेज जो है मतलब लेबर से पहले वाला स्टेज, इसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि सर्विक्स की सॉफ्टनिंग में मदद देते हैं और सर्विकल राइपनिंग में मदद देते हैं, ठीक है। इसके लिए बिशॉप स्कोर यूज़ किया जाता है जो कि बताता है कि सर्विक्स कितना राइप हो गया, मतलब तैयार हो गया है लेबर के लिए, पक गया है एक किस्म से। राइपनिंग वैसे पकने को कहते हैं लेकिन तैयार हो जाना है एक किस्म से, ठीक है। 9 या इससे ज़्यादा का स्कोर जो है ये कंसिडरेबल फेवरेबल है, ठीक है। इसके अलावा 97% ऑफ द टाइम में जो है ना पोजीशन ऑफ द फीटस क्या होती है डिलीवरी के दौरान, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसका जो फीटस का हेड होता है वो सर्विक्स की तरफ होता है, लेकिन जो 3% रह जाता है उसमें ज़्यादातर ब्रिज डिलीवरी होती है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा फीटस का अगर हेड की पोजीशनिंग की बात करें कि वो फीटस की पोजीशन कैसे पता चलती है कि ये जो फीटस है ये डिलीवरी से पहले किस पोजीशन में है, तो वो पता चलता है। उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है LOA, LOL, LO P, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर लेट सपोज फीटस का ऑक्सीपिट ये जो हमारा स्कल होता है इसके जो पोस्टीरियर बिल्कुल पीछे, जो हमारे स्कल के पीछे से एक नोक सी निकली होती है, पॉइंटी एज से जो निकला होता है उसको ऑक्सीपिट कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीपिटल होता है वो अगर फेस कर रहा है लेफ्ट साइड पे, फुली लेफ्ट ऑफ द मदर मदर की अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे फेस कर रहा है, इसको मैं इधर से समझाता हूँ। ये पेल्विस है, ये मदर का पेल्विस है लेट सपोज। तो ये लेफ्ट साइड है पेल्विस की, ये राइट साइड है। अगर बिल्कुल इधर साइड पे प्लेस कर रहा है तो इसको लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कह सकते हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल कह सकते हैं। इसी तरह अगर राइट साइड पे इस साइड पे फेस कर रहा है उसका ऑक्सीपिट बैक ऑफ द हेड, तो इसको लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो लेटरल या ट्रांसवर्स कहते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे है लेकिन पीछे की तरफ है, इस तरफ है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर एंटीरियर की तरफ है उसका बैक ऑफ द हेड, तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहलाता है। इसी तरह राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इसके अलावा अगर हेड बिल्कुल पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है बैक ऑफ द हेड, तो उसको ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर कह सकते हैं। इसी की इस पिक्चर में बताया है, देखिए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इसका हेड थोड़ा सा बैक ऑफ द हेड थोड़ा आगे की साइड पे, तो इस लेफ्ट की तरफ है और साथ ही साथ आगे की तरफ है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। इसके अलावा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट। इसके बाद जो है ना मेंटम, फोर हेड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मेंटम जो है राइट की तरफ है और आगे की तरफ है तो राइट मेंटम एंटीरियर है, इस तरह लेफ्ट मेंटम एंटीरियर या पोस्टीरियर इस तरह भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बेबी ब्रिज पोजीशन में लाई कर रहे हैं, जिस तरह इस पिक्चर में दिया गया है, इस वाली में, लास्ट वाली में, इसमें जो है बेबी का सैक्रम की पोजीशन की बेसिस पे बताते हैं। अगर लेफ्ट की साइड पे सैक्रम फेस कर और साथ ही साथ एंटीरियरली अगर थोड़ा सा फेस कर रहा है तो इसको लेफ्ट सैक्रम एंटीरियर भी कह सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है। अब आते हैं लेबर के स्टेजेस और उसमें क्या चेंजेस आती है। तो स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में पहले बताते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है लेबर जैसे स्टार्ट होता है तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपको पेनफुल रेगुलर कंट्रैक्शन शुरू हो जाए उसे। इसके अलावा सर्विक्स की डायलेशन हो जाए, ठीक है। सर्विक्स की डायलेशन कब तक होती है, जब तक उसकी फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक उसकी डायलेशन होती रहती है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, ये काफ़ी टाइम तक इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा, आगे ड्यूरेशन भी इसकी आएगी। सेकेंड स्टेज जो है वो जो है शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है बेबी फर्स्ट स्टेज में जो है बेबी का हेड जो है सर्विक्स तक पहुंच जाता है, सर्विक्स से निकल रहा होता है। जबकि सर्विक्स से जब निकलने लगता है तो उस टाइम सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम जो है ना यूट्रस का साइज़
छोटा हो रहा होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जोर लगा रहा होता है, और इसके थ्रू जो है ना बेबी का हेड आगे की तरफ जाता है, बॉडी भी आगे की तरफ जाती है। और सेकंड स्टेज कंप्लीट कब होता है? जैसे ही बेबी निकल आए वेजाइना से, ठीक है। तो बर्थ ऑफ द बेबी के साथ ही ये स्टेज ख़त्म हो जाता है। इस दौरान जो है जैसे ही फीटस जो है ज़ोर लगा रहा होता है सेकंड स्टेज में सर्विक्स से निकलने के लिए, और पेरिनियम रीजन में जब वो जा रहा होता है, तो उस टाइम जो है फीमेल को एक इंस्टिंक्ट होता है, एक अर्ज सी होती है कि इसको मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकालूं। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन बस वो कहती है कि मैं निकालना है इसको किसी तरीके से। तो उस टाइम वो अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाने शुरू हो जाती है सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में। बॉडी का जोर कैसे लगाती है? वो सांस को रोक के और एब्डोमेन के मसल्स को टाइट करके, तो इस तरह जिस तरह डेफिकेशन के वक्त जो है ना एक बंदा जोर लगाता है, तो इस तरह जोर लगाते हैं इस टाइम, ताकि प्रेशर के थ्रू बेबी बाहर निकले। और सेकंड स्टेज जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। अगर सेकंड स्टेज डिले होता है, बेबी इस स्टेज में गुजर होते हैं, बहुत शॉर्ट पैसेज से गुजर होते हैं, बहुत शॉर्ट एरिया से गुजर होता है। ये अगर डिले होता है तो इस वजह से जो है ना कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है बेबी के लिए, फीटल डिस्ट्रेस हो सकते हैं, इसके अलावा मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है, डैमेज हो सकती है उधर की जो नर्व्स है और एरिया जो है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि इस टाइम जो है सेकंड स्टेज में फीमेल कहती है कि मैंने सही ज़्यादा जोर लगा के इसे निकालना है। और थर्ड स्टेज जो सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है, जिसमें बस वेट करते हैं कि नॉर्मली जो है प्लेसेंटा अलहदा हो जाए यूट्रस की वाल से, और वो निकाल दें हम लोग फिर, ठीक है। तो थर्ड स्टेज प्लेसेंटा की डिलीवरी का स्टेज होता है। तो साइंस, ऐसे कौन से साइंस है जिससे पता चल सकता है कि यार लेबर इसका होने वाला है, लेबर शुरू होने वाला है? तो सबसे पहला शो एक टर्म है, ये यूज़ करते हैं जब म्यूकस का जो प्लग बना होता है सर्विक्स के आगे, वो जब लूज़ हो जाता है और निकल आता है, ठीक है, पास्ट पर वेजाइना से जब निकल जाता है, ये इसमें ब्लड भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सा ब्लड हो तो खैर है, लेकिन ज़्यादा हो तो उसको फिर कंसर्न हो सकता है। तो सब इससे भी पता चल सकता है कि हो सकता है लेबर आ जाए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहले भी निकल जाए वक्त से पहले। इसके अलावा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाए, जिसे कहते हैं वेट हो जाना, ठीक है, ब्रेकिंग वाटर, सॉरी वेट नहीं, ब्रेकिंग वाटर। तो इसमें एमनियोटिक सैक जो होते हैं जिसके अंदर फीटस प्रेजेंट होता है, वो एमनियोटिक सैक रप्चर हो सकता है। ये जो है ना, ये भी पता, इससे भी ये पता चलता है कि हो सकता है लेबर आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहले भी ये रप्चर हो जाए, ठीक है, वक्त से पहले। तो रप्चर्ड मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो है इसकी जो फ्लूइड लीकेज होती है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से, इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बेबी का हेड किधर है, ठीक है। अगर बेबी के हेड बिल्कुल सर्विक्स के साथ अटैच है, तो सर्विक्स के जो हेड उसके साथ अटैच है, उसके अटैच हुआ हुआ है, तो उसके हेड के आगे थोड़ा सा पाउच में पानी होगा, पाउच के अंदर है ना बेबी का हेड, लेकिन वो सर्विक्स की तरफ जब जा रहा है तो उसके हेड के आगे भी थोड़ा सा पानी होगा, जो कि अगर थोड़ा सा पानी निकले रप्चर होके सर्विक्स से, तो इसका मतलब है कि हेड बिल्कुल नज़दीक है सर्विक्स के। लेकिन अगर हेड पीछे है और एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाए, तो पानी ज़्यादा लीकेज होगी। जब वाटर की ज़्यादा लीकेज होगी, एमनियोटिक फ्लूइड की जो ज़्यादा लीकेज होगी, इसका मतलब है कि हेड दूर है और हो गया है इसकी रप्चर एमनियोटिक सैक की। तो इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि हेड की पोजीशन किधर है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है अगर हेड दूर है, ठीक है, और ये एक सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा कंट्रैक्शंस की बात करें, कंट्रैक्शंस के थ्रू पता चल सकता है कि लेबर आने वाला है कि नहीं। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन जो कि 20 वीक्स के बाद से शुरू हो जाती है, उस टाइम तो थोड़ी थोड़ी होती है, कभी कभार होती है, लेकिन फिर बाद में जो है रेगुलर हो जाती है, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए लास्ट करती है, और हर 20 से 30 मिनट के बाद। तो ये जो है एक और साइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वैसे भी नॉर्मली हो सकता है। तो ये जो है जो सबसे रिलायबल साइन है लेबर का पता लगाने के लिए कि लेबर आ रहा है कि नहीं, इसको होने वाला है कि नहीं, वो वही जो मैंने पहले बोला था कि कंटिन्यूइंग कंट्रैक्शन, रेगुलर पेनफुल हो, और इसके अलावा जो है डायलेटिंग सर्विस। ये दो निशानियां जो है ये सबसे मेन है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल लेबर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल लेबर जो होता है कैसे स्टार्ट होता है, एकदम से कैसे स्टार्ट हो जाता है। 40 हफ्तों तक जो है ना, 40 वीक्स तक एक वुमेन नॉर्मली बैठी होती है, उसके बाद एकदम से जो है ना लेबर स्टार्ट हो जाता है। कैसे?
ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है एक, ठीक है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन लेवल जो है, ऑक्सीटोसिन लेवल एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये पीक कब करता है? 37 to 39 वीक्स के दौरान, ठीक है। इसके अलावा मैच्योरिंग फीटस जो होता है, जो फीटस होता है वो भी जो है प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि प्लेसेंटा से पास होकर मदर के ब्लड में जा सकता है और यूट्रस की कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा कर सकता है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वही के जो अपने मसल्स है, जो एंडोमेट्रियम के मसल्स है, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि वही की कंट्रैक्शन करता है। ये एक फैटी एसिड होता है और ये फर्स्ट टाइम सीमेन में फाउंड किया गया था। और ये जो है स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करता है और ये शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, तो इसी वजह से जिस जगह पे प्रोड्यूस होता है उसी जगह पे काम कर सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ब्लड में नहीं जा सकता, ब्लड में जाते जाते ही मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो लोकल होते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन सी चीज़ों से ट्रिगर होता है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से बनता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज होगा ज़्यादा तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ डेसिडुअल सेल्स, डेसिडुआ किसे कहते हैं? एंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की जो इनर लेयर है जिसमें प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ होता है, तो उस लेयर को डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुअल सेल की एकदम से डिसरप्शन हो जाए, जैसे कि एमनियोटिक सैक को एकदम से रप्चर किया जाए, जैसे कि इंडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रेगनेंसी की इंडक्शन करनी होती है, एकदम से प्रेगनेंसी स्टार्ट करना होता है एक बंदे, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, लेबर, लेबर एकदम से किसी वेमेन का टाइम आ गया और हम लोग कहते हैं इसका लेबर लेट हो ना हो, तो हम लोग उसका लेबर स्टार्ट करने के लिए जो है उसका रप्चर कर देते हैं सैक को, एमनियोटिक सैक को। तो उस केस में भी जो है एकदम से डिसरप्शन होती है डेसिडुअल सेल्स की, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और एकदम से लेबर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और क्या रीज़न लिखी हुई है? स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, जैसे ही यूट्राइन वॉल को एकदम से झटका लगे, स्ट्रेचिंग हो, उस केस में भी जो है एकदम से उधर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और कंट्रक्शन स्टार्ट होती है। इसके अलावा जो है फीटल एड्रेनल हार्मोन, फीटस में जो कोर्टिसोल है, एड्रेनल हार्मोन में जो कोर्टिसोल है मेनली, वो जो है ज़्यादा होने से शुरू हो जाता है। ये जो है प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी स्टॉप होने लगती है और एकदम से एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। कौन? कोर्टिसोल, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होगा तो वो जो है, जैसे मैंने बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन को एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर सकता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज़ होगा और इस वजह से जो है लेबर होगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन लेवल जो है ये और किस तरह राइज हो सकता है? जैसे ही सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है यूट्रस की कंट्रैक्शन से, फीटस सर्विक्स की तरफ जोर डालेगा, उसकी वजह से एक न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स क्रिएट होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज करेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी और ज़्यादा फीटस सर्विक्स पे जोर डालेगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं पॉजिटिव। तो इस तरह जो है नॉर्मल कंट्रैक्शन और नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है। तो कंसर्न ये जो कंट्रैक्शंस होती है यूट्रस की, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये फेलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये स्प्रेड करती है फंडस पे, जो यूट्रस का जो ऊपर मेन पार्ट होता है, बड़ा पार्ट, और फिर ये डाउन बॉडी, और उसके बाद जो है नीचे सर्विक्स तक जाता है। जो लोअर सेगमेंट्स जो होते हैं, जो यूट्रस के लोअर सेगमेंट्स होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं बनिस्बत फंडस के, तो इसको कहते हैं नॉर्मल यूट्राइन पोलरिटी। लेकिन 96% ऑफ द प्रीमी ग्रेविडा आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये इस तरह नॉर्मल यूट्राइन पोलरिटी नहीं होती, उसमें एब नॉर्मल कंट्रैक्शन होती है, बाज़ जगह पे कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, बाज़ जगह पे कम हो रही है। तो नॉर्मल जो पैटर्न है उसमें ज़्यादातर नहीं होती फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती है वुमेन, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट में जब कंट्रैक्शंस होती है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और बाद में जो है ये प्रोलॉन्ग्ड होके 1 से 1.5 मिनट्स तक कंट्रैक्शन होती है, एक कंट्रैक्शंस, और जो कि लास्ट करती है आफ्टर एवरी 2 to 5 मिनट्स की बाद होती है, ठीक है। इसके अलावा जब कंट्रैक्शन हो रही होती है उस टाइम फंडस की पोजीशन एंटीवर्टेड हो जाती है। ये देखें एंटीवर्टेड पोजीशन, ये जो है नॉर्मल एंटीवर्टेड पोजीशन, ये कंट्रैक्शंस की वजह से ये पोजीशन इस तरह अलाइन हो जाती है ताकि ये बिल्कुल जो है सर्विक्स के साथ, ये देखिए सर्विक्स के साथ बिल्कुल अलाइन होगी है नॉर्मल। और इसके अलावा जोर भी जो है यूट्रस इस पोजीशन में लगाता है, इस तरह नीचे की तरफ, ये जो लाइन बनी हुई है इसी लाइन वाली पोजीशन में जो है जोर लगाता है यूट्रस, ताकि बेबी जो है फॉरवर्ड सर्विक्स और वेजाइना की तरफ जा सके। इसी एंगल को ये जो जिसमें ये कंट्रक्शन के थ्रू फंडस चला जाता है
और जोर लगाता है मसल्स, तो इसको कहते हैं ड्राइव एंगल। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं। इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज को जो है फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। एक है लेटेंट फेज और एक है एक्टिव फेज। फर्स्ट स्टेज जो है 2 में है। फर्स्ट स्टेज मैंने बताया था प्रेगनेंसी के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है जिसमें सर्विकल डायलेशन होती है 10 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है जिसमें बेबी जो है सर्विक्स से निकल के, पेरिनियम से निकल के बॉर्न होता है, डिलीवर हो जाता है। और थर्ड स्टेज जिसमें प्लेसेंटा। तो जो फर्स्ट स्टेज था जिसमें सर्विकल डायलेशन होती है, उसमें जो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर डायलेशन होती है वो पैसिवली होती है। ठीक है, और ये टाइम कितना लेता है ये देख ले प्रीवी गैमेटा में। इसके बाद जो रह जाता है 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक की जो डायलेशन है वो एक्टिव फेज में होती है, जो कि लास्ट करता है कितना, वो डिपेंड करता है जितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से सर्विक्स डायलेट कर रहा है। प्रीमी ग्रेविडा में जो है फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें 1 सेंटीमीटर पर और, जबकि मल्टी ग्रेविडा जो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, एक साथ ही ट्विंस हो या ज़्यादा बच्चे हो, तो उसमें जो है ये स्पीड ज़्यादा होती है। अच्छा, तो इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर होता है जो कि डेंजरस होता है, उसमें ज़्यादा टाइम के लिए अगर फीटस रहे। स्टार्ट में मैंने बताया प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज जो है वो डेंजरस होता है, उसकी रीजंस भी बता दी थी मैंने। ठीक है, तो इसके स्टेजेस को कम करने के लिए, सेकंड स्टेज को या फर्स्ट स्टेज को कम करने के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर्स देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब डिलीवरी हो जाती है सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज जब आ जाता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है और हमने प्लेसेंटा बाहर निकालना होता है। प्लेसेंटा कैसे बाहर निकलता है? प्लेसेंटा अटैच होता है यूट्रस के साथ। ठीक है, तो वो अटैच होता है, उसकी ब्लड वेसल्स भी यूट्रस की ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, क्योंकि उसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ब्लड मिल रहा होता है और साथ कुछ मिल रहा होता है, न्यूट्रिशंस वगैरह। तो ये कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन कैसे ख़त्म होता है? ये उस टाइम यूट्रस कंट्रैक्ट करने शुरू होता है, छोटा होने शुरू हो जाता है यूट्रस, तो उसकी ब्लड वेसल्स भी उस जगह पे जो है छोटी होनी शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा तो उतना ही रहता है, जबकि यूट्रस कंट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है। तो ये किस्म से लाइगेशन, नेचुरल लाइगेशन उधर हो जाती है। लाइगेशन क्या, कट सा हो जाता है, ये कट ऑफ हो जाता है। उधर से यूट्रस जो है खुद ब खुद जो है ना हट जाता है और उसको फिर निकाल लिया जाता है, या खुद ही निकल आता है या निकाल लिया जाता है। डिफरेंट इसके आगे तरीके आएंगे इसको निकालने के। यूट्रस अगर ना निकले या चिपका हो तो फिर क्या करते हैं? तो इसके साथ साथ असिस्ट करने के लिए यूट्रस की से प्लेसेंटा की जल्दी रिमूवल के लिए, जल्दी हटे यूट्रस से प्लेसेंटा, इसके लिए ऑक्सीटोसिन काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस कंट्रैक्शन होती है उसकी। तो ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हो सकता है? एक तो ये है कि निपल की सकलिंग की जाए। बेबी जो है जैसे ही सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर हो जाता है, नर्स सबसे पहले जो है ना जल्दी जल्दी उसको क्लीन अप करती है और बेबी को पकड़ा देती है, मदर को, ताकि वो बेबी उसकी निपल की सकिंग करे, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन होगी और जल्दी से जल्दी प्लेसेंटा जो है रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जो है निपल स्टिमुलेशन जो है इस तरह भी कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उससे जो है लेबर तक आ सकता है। ठीक है, तो एक बात मुझे भूल गई थी ऊपर कहना, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं बता रहा था कि ये सीमेन में जो है पाया गया था पहली बार, तो इसी रिलेटेड सजेशंस दी थी डॉक्टर्स ने उस टाइम में, जब 1900s की बात है। उस टाइम पता चला था, बास केसेस ऐसे हुए थे कि जब प्रेग्नेंट थी वुमेन और लास्ट स्टेज टर्म तक पहुंच गया था टाइम, तो उस टाइम जब पार्टनर्स ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उस टाइम जो है उनको एकदम से लेबर इंड्यूस हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि सेमेन में वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो जाके टच हुआ होगा उसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन सर्विक्स के साथ, उसकी वजह से उधर कंट्रैक्शन शुरू हो गई, तो उसकी वजह लेबर। तो ये भी एक लोगों ने सोचा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी जो है हो सकता है लेबर स्टार्ट, तो ये क्यों नहीं किया जाए। इसके रिलेटेड फिर एक रिव्यू हुआ, सिस्टमेटिक रिव्यू किया गया पूरी कॉकरेन डेटाबेस को लेके, तो उससे कुछ ऐसा एविडेंस ख़ास नहीं मिला और इसके लिए ट्रायल्स भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, तो इस वजह से इसके रिलेटेड ज़्यादा एविडेंस नहीं है इस बात के रिलेटेड। तो ये एक और बात थी जो कहना भूल गया था। अच्छा, अब आगे जाते हैं पेन ऑफ द लेबर।
लेबर पेन जो है वो क्यों होता है, फर्स्ट स्टेज में क्यों होता है, सेकंड स्टेज में क्यों होता है। फर्स्ट स्टेज में जो है जब सर्विक्स डायलेट कर रहा होता है और बेबी सर्विक्स की तरफ हेड उसका जा रहा होता है, तो वो फर्स्ट स्टेज होता है। तो उस टाइम पेन डायलेशन ऑफ सर्विक्स की वजह से होता है, डिस्टेंशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो यूट्रस है उसकी डिस्टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसका पेन T10L1 डर्माटोम की तरफ रेफर किया जाता है, ठीक है। जबकि सेकंड स्टेज जो होता है जिसमें बेबी डिलीवर होने लगता है सर्विक्स से निकल के और वेजाइना से बाहर निकल आता है, तो उस स्टेज में पेन किस चीज़ की वजह से होता है, वो जो है वो भी स्ट्रेचिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। उसका जो डर्माटोम होता है वो S2 से S4 होता है। अच्छा, लेबर का क्या मैकेनिक होता है, मैकेनिक्स मतलब इसमें मूवमेंट किस किस्म की होती है बेबी के हेड पे, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है। ज़्यादातर केसेस में जो है बेबी की जो हेड की पोजीशन होती है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल पोजीशन में होता है, ठीक है। 38% केसेस में जैसे ही लेबर होने शुरू हो जाता है तो इस पोजीशन में होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेबी ज़्यादातर लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल, इसमें तो नहीं है इस पिक्चर में, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स इस डायरेक्शन में उसकी बेबी का बैक ऑफ द हेड होता है। ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रही है इसी तरह होता है, लेकिन नोज थोड़ी सी साइड पे होती है, मतलब साइड वाइज होता है हेड। और मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने लेक्चर के बारे में बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बेबी का हेड पहले जो है ये जो इनलेट है इसका डायमीटर साइड वाइज ज़्यादा होता है, तो बेबी का हेड जो है साइड वाइज पहले जाता है, फिर उसके बाद जब नीचे जाने लगता है तो रोटेट होता है, और उसकी जो नोज़ और फेस होता है वो बैक साइड पे हो जाती है, ठीक है। और जो बैक ऑफ द हेड है वो ये आगे की तरफ आ जाता है, ये जिधर सिम्फिसिस प्यूबिस का जॉइंट होता है इस तरफ आ जाता है, और इस तरह डिलीवर होता है बेबी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो पेल्विक इनलेट है और आउटलेट है इसमें 90 डिग्री बनता है, इसकी जो लाइन है वो इस तरह बनती है 90 डिग्री में, तो इसकी वजह से बेबी का हेड फ्लेक्स होके निकलता है, नो सॉरी एक्सटेंड होके निकलता है लास्ट में, ठीक है। स्टार्ट में फ्लेक्स होता है बाद में एक्सटेंड। तो अभी ये मैकेनिक्स ऑफ लेबर में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट क्या, मैंने इसे पहली वीडियो में बताया था कि बेबी का हेड जब कंटेक्ट में आता है पेल्विक ब्रिम के साथ, ये जो पेल्विक की इनलेट है इसके कंटेक्ट में आता है तो इंगेजमेंट होती है। इस टाइम जो है बेबी का हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल पोजीशन में ज़्यादातर होता है 38% केसेस में, और 24% में राइट ऑक्सीपिटो लेटरल राइट साइड पे होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है बेबी का हेड, ठीक है, पेल्विस रीजन में। इसके बाद साथ ही फ्लेक्जन होती है बेबी के हेड में, क्योंकि जब फ्लेक्जन होती है तो बेबी का जो पॉइंटी सरफेस है हेड की जो ऊपर वो कांटेक्ट में आ जाती है और वो जल्दी पास होती है, ठीक है। इसके साथ साथ रोटेशन होती है हेड की। रोटेशन जो है मैंने आपको बता दी, पहले फेस किस तरफ होता है और फिर चेंज होके किस तरफ हो जाता है, सही है। और फिर उसके बाद हेड की एक्सटेंशन होती है, जैसे वो निकल रहा होता है। एक्सटेंशन क्यों होती है, क्योंकि उधर 90 डिग्री का एंगल है, उस वजह से एक्सटेंशन होके निकलती है। और लास्ट में जो है रेस्टिट्यूशन, जब उसका हेड बाहर निकल जाता है तो वो राइट साइड ऑफ द लेग है मदर की उस तरफ फेस कर रहा होता है, और उसके बाद उसके शोल्डर भी जो है उसी डायरेक्शन में होते हैं और वो निकल आते हैं, और इसी के साथ बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ये मैकेनिक्स से लेबर के। अच्छा, इसके बाद फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ड्यूरिंग लेबर। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं और फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट्स आते हैं, कार्डियोवास्कुलर हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि उधर यूट्राइन कंट्रक्शन हो रही, मसल की कंट्रक्शन हो रही है, तो उस वजह से हार्ट को ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई की वजह से जो है ना उसको हार्ट रेट तेज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर भी राइज होता है स्पेशली ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, क्योंकि उस टाइम मदर जो है जोर लगा रही होती है, तो जोर लगाने से वल्सल्वा मैन्योर प्रोड्यूस होते हैं। वल्सल्वा मैन्योर किसे कहते हैं, जब लेट सपोज आप डेफिकेशन करते हैं तो आप अपनी नाक बंद करके जोर लगाते हैं, वैसे अगर एब्डोमेन रीजन में आपने जोर लगाए तो आप अपना सांस बंद करके जोर लगाते हैं ज़्यादातर। तो इस केस में क्या होता है, वल्सल्वा मैन्योर होता है। ये क्या होता है, एब्डोमेन रीजन में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इधर से ब्लड ऊपर चला जाता है हेड की तरफ और बॉडी की तरफ, तो ब्लड जब ऊपर की तरफ जाता है वेसल्स में ज़्यादा ब्लड जाता है तो उधर प्रेशर राइज होता है, तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर राइजेस इन द सेकंड स्टेज, क्योंकि इसी स्टेज में मदर बहुत ज़्यादा जोर लगाने शुरू हो जाती है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट वल्सल्वा मैन्योर की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी में हाइपर वेंटिलेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्कलोसिस हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा जब वो ज़्यादा सांस लेगी, तो जिसकी वजह से ब्लड अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। उस अल्कलिनिटी की वजह से जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा टाइट बाउंड हो जाता है,
ठीक है, ये ब्लड की प्रॉपर्टी है। जब अल्कलाइन होगा तो जो है ऑक्सीजन ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा ब्लड के साथ, जिसकी वजह से फीटस की तरफ जब वो अल्कलाइन ब्लड जा रहा होता है तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ा होता है, तो फीटस को ऑक्सीजन कम मिलता है। ये एक किस्म से अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी भी है हाइपरवेंटिलेशन ऑक्सीजन की वो पूरी करने के लिए। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लेबर के दौरान? फीटल हेड डायलेट्स द वेजाइना, ठीक है, वेजाइना उस जगह पे स्ट्रेच होने शुरू हो जाता है, पेरिनियम का जो रीजन है वो स्ट्रेच होने शुरू हो जाता है, लेवेटर एनाई मसल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं, साइड वेज एंड डाउनवर्ड्स, और यही स्ट्रेचिंग जो है प्यूडेंटल नर्व की इंजरी भी काज कर सकती है, और फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी इसकी वजह से हो सकती है बाद में। अच्छा, कौन सी पोजीशन अच्छी है लेबर के दौरान? लेबर के दौरान जो है सबसे पहले अपराइट पोजीशन अच्छी है। जब स्टार्ट वाला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज है जिसमें सर्विकल डायलेशन हो रही है, इस स्टेज में जब मदर जो है अपराइट पोजीशन में या सिटिंग, स्टैंडिंग या नीलिंग, इस स्टेज में जो है ग्रेविटी भी असिस्ट करती है, और बस इस वजह से जो है कंट्रैक्शंस अच्छी होती है। इसके अलावा जब सेकंड स्टेज आता है तो उस टाइम मैंने ये पहले ही बताया था कि जॉइंट्स लेग्स होते हैं, तो जैसे ही मदर फुल स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठती है, फुल स्क्वाटिंग पोजीशन में जब बैठती है तो उस पोजीशन में जो है ना पेल्विस का डायमीटर सबसे ज़्यादा हो जाता है, पेल्विक की जो इनलेट है उसका डायमीटर, तो बेबी इजीली पास हो सकता है। तो ये ऑप्टिमल पोजीशन है जिसमें बेबी पास हो सकता है, ईजीएस्ट पोजीशन है और अच्छी पोजीशन है। अच्छा, तो ये अब मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर है। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? मॉनिटरिंग करते, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। किस पार्टोग्राम एक चार्ट होती है जिस पे सारी डिटेल्स लिखी जाती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। इसके अलावा ये डिफरेंट लिखा हुआ है, इसमें देख लें आप। फिर इसके बाद फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है, इसके बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में जो है जब बेबी निकल आता है तो उसके बाद जो है थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा निकलना होता है। प्लेसेंटा के पैसिवली भी निकल सकता है, एक्टिवली भी निकल सकता है। पैसिवली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसकी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? हम लोग नेचुरल उसे छोड़ देंगे टाइम बीइंग के लिए, और थोड़ी बहुत निपल स्टिमुलेशन से जो है क्या होता है, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा, जिस वजह से ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। ये नेचुरल है। एक्टिव मैनेजमेंट में हम उसको ऑक्सीटोसिन वाले ड्रग्स देंगे, ऑक्सीटोसिक ड्रग्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, जल्दी यूट्रस ज़्यादा कंट्रैक्शन करेगा, तो ये एक्टिव हुआ, मतलब इसमें हम लोग एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें यूट्रस की कंट्रैक्शन फिर ज़्यादा होगी, साथ ही साथ कॉर्ड को भी खींचेगी थोड़ा बहुत, तो ये जो है हो सकता है इस तरह प्लेसेंटा को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये एबगर स्कोर है, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो उसकी स्कोरिंग करते कि बेबी कितना हेल्दी है, ठीक है, तो उसका अपना स्कोर है। सही हो गया। तो अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर। लेबर तो हो रहा है, तो इसके दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, फेलियर टू प्रोग्रेस। ऐसे हो सकता है लेबर के दौरान एकदम से स्टेज 1 या स्टेज 2 में स्टॉप हो सकता है लेबर, किसी भी रीज़न की वजह से। क्या क्या रीजंस हो सकती है? कंट्रैक्शंस अगर वीक हो, यूट्रस की कंट्रैक्शंस, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो तो एकदम से लेबर उस जगह पे रुक जाता है, आगे नहीं प्रोसीड कर सकता। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के, सेफेलो कहते हैं हेड को, पेल्विक पेल्विस को, डिस्प्रोपोर्शन इन दोनों के साइजेस में फ़र्क। हेड अगर साइज में बड़ा हो पेल्विस के डायमीटर से तो पास नहीं हो सकेगा, तो इस वजह से रुक सकता है। इसके अलावा सर्विक्स अगर डायलेट ना हो पाए तो इस वजह से, तो इसीलिए वो स्टार्ट में चेक करते हैं कि सर्विक्स तैयार हो गया कि नहीं। स्टार्ट में मैंने बताया था सर्विक्स राइपनिंग, उसके लिए अपना एक स्कोर है, 9 से ज़्यादा स्कोर फेवरेबल होता है, बाइशॉप स्कोर जो होता है। अगर नहीं है सर्विक्स राइपन तो उसके लिए क्या इंटरवेंशन करती है, उधर जो है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर सर्विक्स राइपन नहीं है तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज तरीका है, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं, या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू जो है सर्विक्स जो है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अलग चीज़ है, ये इंडक्शन ऑफ डिलीवरी के लिए, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इससे सर्विक्स उस जगह पे लगा देते, प्रोस्टाग्लैंडिन डाल देते तो सब सर्विक्स राइपन्ड हो जाता है, ठीक है, तैयार हो जाता है, जिसके थ्रू फिर वो डायलेट कर सकता है। तो ये इसकी कॉजेज है, फेलियर टू प्रोग्रेस, आगे बेबी नहीं जाता और बस उधर ही रुक जाती है लेबर, तो फिर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होता है। अच्छा, फीटल डिस्ट्रेस दूसरी कंडीशन है, ये ज़्यादातर हाइपोक्सिया की वजह से होता है। जब हाइपोक्सिया होती है
फीटस पे जोर पड़ता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, उसकी अगर लेट सपोज प्लेसेंटल कॉर्ड उस पे कंप्रेशन आ जाए, ये रीजंस लिखी हुई है फीटल हाइपोक्सिया की, क्या क्या रीजंस हो सकती है। कॉर्ड जो है उस पे जोर पड़े तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड नहीं जाता। इसके अलावा प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाए तो जिस वजह से प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है उस जगह से। इसके अलावा यूट्राइन मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो, उस वजह से उधर से ब्लड फिर प्लेसेंटा की तरफ कम जाता है। इसके अलावा मैटरनल ब्लड वेसल्स हाइपरटोनिक हुई हो, कंस्ट्रिक्ट हुई हो, जिस वजह से ब्लड मैटरनल ब्लड वेसल्स से प्लेसेंटा और बेबी को नहीं मिल सकता, जिस वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है और फीटल डिस्ट्रेस है। इसका साइन क्या है, कैसे पता चलता है फीटल डिस्ट्रेस में है? ड्रॉप ऑफ हार्ट रेट की वजह से। अगर 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये कंसिडर किया जा सकता है कि ये फीटल डिस्ट्रेस है इस बच्चे को। इसके अलावा मिकोनियम स्टेनिंग के थ्रू भी, ठीक है। तो ये फीटल डिस्ट्रेस था। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी चेक किया जा सकता है। फीटल का जो ब्लड की सैंपल ली जा सकती है, फीटल का ब्लड का सैंपल निकाल सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं उसका पीएच कितना है। नॉर्मली फीटल का ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू मैटरनल ब्लड, ये वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो अगर 7.20 से अगर कम पीएच हो तो इसका मतलब है फीटस हाइपोक्सिक है, इसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है और फीटल डिस्ट्रेस में है, ठीक है। अब मैटरनल डिस्ट्रेस मदर डिस्ट्रेस में हो तो वो कैसे पता चल सकता है? पल्स उसकी इंक्रीज हुई होती है, मदर की टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ हो, ओलिग्यूरिया हो, यूरिन कम आ रहा हो, कीटोसिस हो, डिहाइड्रेशन हो, तो ये सारे साइंस हैं मैटरनल डिस्ट्रेस के। और इसके अलावा लेबर की जो टाइम लिमिट है, पहले जो थे पहले ज़माने में 1900 में, उस टाइम कहते थे कि 24 आवर्स इज एक्सेप्टेबल टाइम फॉर अ लेबर, लेकिन अब जो है कहते हैं 12 आवर्स से ज़्यादा का लेबर नहीं होना चाहिए। इससे जो है मदर भी फैटीग हो जाती है और डिस्ट्रेस आता है उस पर, ठीक है। अब जो एक और कॉम्प्लिकेशन है लेबर की वो ये हो सकती है मल रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन ऑफ द फीटस बिफोर लेबर, वो जो है एबनॉर्मल पोजीशन में हो तो वो मल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ज़्यादातर ब्रिज डिलीवरी होती है। ब्रिज प्रेजेंटेशन जो है 97 मैंने बताया था कि सेफेलिक पोजीशन में होता है और 3% जो रह जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3%, वो ब्रिज डिलीवरी वाले केसेस ज़्यादातर होते हैं। तो बटक्स जिसमें डाउनवर्ड्स होता है, हेड अपवर्ड होता है, ठीक है। वो मैंने स्टार्ट में पोजीशन भी बताई थी, एक पोजीशन जो थी सैक्रम वाली। अच्छा, तो रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके, इससे क्या रिस्क्स होते हैं? जब कॉर्ड कंप्रेशन इससे हो सकती है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन डिफरेंट लिखी हुई है। अच्छा, अगर एक ब्रिज प्रेजेंटेशन का केस आपके पास आ रहा है, एक बेबी है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन में है, लेबर से पहले हम लोग ये कर सकते हैं उसकी एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जनिंग कर सकते हैं, ईसीवी। ये क्या होता है? मैनुअली अपने हाथों से जो है ऑब्स्टेट्रिशियन या गहनी जो है या मिडवाइफ, वो अपने हैंड से जो है ना एब्डोमेन पे जोर देती है डिफरेंट एंगल्स पे, और बेबी की पोजीशन जो है चेंज करके हेड को टुवर्ड्स द सर्विक्स कर देती है। लेकिन इसके साथ रिस्क भी काफ़ी इन्वॉल्व है, ठीक है, जब ईसीवी करते हैं। तो वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था, तो आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को ना पता हो। अच्छा, अगर ईसीवी ना हो सके ब्रिज पोजीशन में तो फिर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि फीटल की ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, ऑक्सीजन बिल्कुल उसे नहीं मिल सकता, तो उस वजह से एनॉक्सिया होता है और इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ ब्रिज डिलीवरीज, 3 किस्म का ब्रिज डिलीवरीज हो सकती है। या ये है कि बटक पहले निकले, ठीक है, जिसको कहते हैं, इसमें दो है, एक है एक्सटेंडेड और एक है फुली फ्लेक्स्ड, ठीक है, जिसमें बटक पहले निकलता है, और एक है जिसमें फुट पहले निकलते हैं, फीट पहले निकलते हैं, पाँव पहले निकलते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी निकलती है। तो वो फुटलिंग वाली डिलीवरी है, सही हो गया। तो फुली फ्लेक्स्ड ये देख ले आप, मल्टी ग्रेविडा में कॉमन है, जबकि एक्सटेंडेड वाला जो है वो प्रीमी ग्रेविडा में कॉमन है। मॉल पोजीशन जो है, पोजीशनिंग ऑफ द हेड की कौन सी साइड पहले है, ठीक है। अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो, ये मॉल पोजीशन है, ये इसमें लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है, हेड जो है वो पीछे की तरफ होता है, सैक्रम की तरफ, मदर के सैक्रम की तरफ होता है, ठीक है, बेबी का हेड, बैक साइड ऑफ द हेड। इसके साथ साथ जो है मदर को इसमें बहुत पेन होता है बैक साइड पे, क्यों होता है? क्योंकि बेबी का जो बैक ऑफ द हेड है वो कांटेक्ट में आ रहा होता है मदर के सैक्रम और बैक रीजन के साथ, पेल्विस के साथ, तो उस वजह से उसको पेन होता है। तो इस केस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं मदर को, ठीक है। अच्छा, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड,
जो प्लेसेंटा की कॉर्ड है उस पे जोर पड़े या वो दब जाए तो इसको कहते हैं, या ये पहले जब निकलती है ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्लेसेंटा की कॉर्ड आगे आ जाती है, प्लेसेंटल कॉर्ड प्रोलेप्स मैंने इसे थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसमें वो पहले हेड से पहले जो है प्लेसेंटा की कॉर्ड आ जाती है वेजाइना वल्वा में। और ये एक इमरजेंसी केस है क्योंकि एकदम से वो पकड़ी जाती है जो है वेजाइना में, उधर कंट्रैक्शन होती है और ये इसका जो है ब्लड सप्लाई बच्चे की वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो फीटल ब्लड सप्लाई इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन में ये हो सकता है जैसे कि मैंने बताया, जिसमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड्स को नॉट भी लग सकता है। नॉट मतलब होटा लग जाना। ठीक है, तो ट्रू नॉट एक होता है, एक फॉल्स नॉट होता है। ट्रू नॉट जो है असली नॉट, जिस तरह नॉट होता है ना, हम लोग एक धागे को या किसी चीज़ को बांध दे तो उस तरह ही बन सकता है। ये मूवमेंट ऑफ द फीटस की वजह से होता है। ठीक है, और इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड मेकोनियम स्टेंड होता है। ठीक है, मेकोनियम जो फीटस जो होता है उसका जो स्टूल होता है वो। ठीक है, अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी रीजंस की वजह से जो है ये ज़्यादा चांसेस है ट्रू नॉट लगने के। फॉल्स नॉट जो है वो क्या होता है, उसमें गिरा नहीं लगती, उसमें जो है सिंपली जो प्लेसेंटा की कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा की जो पाइप होती है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो उस पाइप से ज़्यादा लंबी उसकी ब्लड वेसल्स होती है, तो वो आपस में चुड़ मुड़ होके उसमें एक किस्म से नॉट सा लग जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकती है फॉल्स नॉट की और नॉट्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब है इसके अलावा और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी के लेबर के दौरान। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्टिविटी, मैंने स्टार्ट में बताया था कि 96% ऑफ प्रीग्रेविड लेबर्स जो होते हैं उसमें इनकोऑर्डिनेट एक्टिविटी होती है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। जिस तरह मैंने बताया था कि पोलरिटी जो नॉर्मल पोलरिटी होती है यूट्रस की वो नहीं होती। तो इस ये जो है डिसऑर्डर पेनफुल अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं है किस्म से। प्रोडक्टिव का मतलब कि अगर कंसंट्रेशन कंट्रैक्शन जो है प्रोडक्टिव हो तो बेबी जल्दी पास होता है। ये कभी एक जगह कंट्रैक्शन हो रहा है कभी दूसरी जगह, तो ये इतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो इसके बाद हेमरेज है। हेमरेज बहुत सीरियस कंडीशन है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ ज़्यादा होती है, और अगर इधर हेमरेज हो जाए, प्लेसेंटा इधर से रप्चर हो जाए, हट जाए, प्लेसेंटल एब्रप्शन जिसे कहते हैं, तो एकदम से ब्लड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, और इस केस में अगर हेमरेज हो रही है तो उस केस में फिर क्या करते हैं, यूट्रस को डायरेक्ट काट करके रिमूव कर देते हैं वोमेन से, ताकि ज़्यादा ब्लड और हेमरेज ना हो, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है यूट्रस के ब्लड को रोकने का। ठीक है, अच्छा, अब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मैंने आपको बता दिया था। कंट्रैक्टेड पेल्विस जो है ये क्या होता है। नॉर्मली जो पेल्विस का डायमीटर है ट्रू गायनोकॉइड पेल्विस का, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था। उसमें गायनोकॉइड पेल्विस के डायमीटर्स मैंने लिखे हुए थे। अगर उस 1 सेंटीमीटर कम हो तो उसे गायनोकॉइड कंट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होता है, अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, बर्थ नहीं हुई, लेकिन प्लेसेंटा पहले से ही अड़ गया है। नॉर्मली यूजुअली जो है बर्थ के सेकंड स्टेज जब बर्थ हो जाती है उसके बाद प्लेसेंटा रिमूव होता है, लेकिन अगर पहले से रिमूव हो जाए पार्शियल या कंप्लीटली तो इसे प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। या तो उस जगह पे ब्लड रुका होता है या वो वजाइना से पास होने शुरू हो जाता है। अगर उसी जगह पे ब्लड रुका हो, बाहर ना पास हो सके, तो वो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम वाली लेयर में दरमियान में चला जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं क्विलेवेयर यूट्रस। ठीक है, तो इससे डैमेज हो सकता है काफ़ी। अच्छा, पेरिनियल ट्रॉमा ये एक और कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉमन है, ये वाली कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है। पेरिनियम रीजन में जो है कहीं पे टीयर हो जाए, लेबियल का टीयर हो जाए, ये वेजाइना का टीयर हो जाए, जो कि होता है ज़्यादातर केसेस में, तो वो एक ट्रॉमा कहलाता है। इसके अलावा पेरिनियल टीयर्स को 4 डिग्रीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट डिग्री टीयर, सेकंड डिग्री टीयर, थर्ड डिग्री टीयर और 4 डिग्री। ये देख ले कौन कौन सी रीजन इसमें इफेक्ट होती है। पहले वाले में सिर्फ स्किन होता है, सेकंड वाले में जो है साथ थोड़े बहुत सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड डिग्री में जो है एनल स्फिंक्टर तक जा सकती है टीयर, और इसके अलावा जो है 4 डिग्री में एनल म्यूकोसा स्फिंक्टर के साथ साथ अंदर तक वो टीयर जा सकता है। अच्छा, अब जो है एक और कंडीशन है रिटेन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एक्रीटा। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाहर ना निकल रहा हो, तो इस केस में फिर क्या करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल रहा होता तो उस केस में
हम लोग जो है बेबी जब निपल को सक कर होता है तो उस टाइम जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसके थ्रू वो हो सकता है नॉर्मली। इसके अलावा अगर ना हो, साथ ही साथ एब्डोमेन को आप रब करें, रबिंग द एब्डोमेन कैन कॉज कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। फंडस की कंट्रैक्शन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से वो उधर जो है कंट्रैक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप फंडस को अपवर्ड की तरफ प्रेस करें और साथ ही साथ प्लेसेंटल कॉर्ड को हल्का हल्का खींचे तो वो निकल सकता है। नॉर्मली ये काफ़ी होता है, लेकिन बास केसेस में प्लेसेंटा रिमूव नहीं होता, वो डीप अंदर की तरफ लगा होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में फिर हेमरेज के चांसेस होते हैं जब उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में फिर जो है हेमरेज और शॉक से बचाने के लिए एपिड्यूरल और स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया देके निकाल तो देते हैं, लेकिन हेमरेज या शॉक हो सकती है फिर भी। अच्छा, एक और कंडीशन है प्लेसेंटा एक्रीटा, मैंने बताया है। जब प्लेसेंटा की जो कनेक्शन होती है यूट्रस के साथ, वो अगर बहुत डीप हो, मायोमेट्रियम तक गए हो, मस्कुलर लेयर जो है उधर तक गया हो, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। और इस केस में उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इस वजह से फिर पूरे यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि अगर प्लेसेंटा को इस केस में अगर रिमूव करने की कोशिश करे तो उधर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा रप्चर होगी, ब्लीडिंग होगी, और मदर जो है वो डाई कर सकती है। तो ये है, अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ी है। अब लास्ट में इंटरवेंशंस है, थोड़ी सी इंटरवेंशंस है। फर्स्ट स्टेज में जो है इंडक्शन के लिए कौन सी इंटरवेंशन कर सकते हो, मैंने बता दिया था। सर्विक्स अगर अनराइप हो तो उसको प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, इसी के थ्रू इंडक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा जो है ऑक्सीटोसिन दिया जा सकता है, और आर्टिफिशियली रप्चर कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। कौन से मेम्ब्रेन को? एमनियोटिक सैक के। तो उसके रप्चर से जो है एकदम से, मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, डेसिडुअल लेयर वो होती है, डिस्टर्ब होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और इसके थ्रू जो है लेबर इंड्यूस हो सकता है। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, जिसमें बेबी पास ओवर होता है कैनाल से, उस स्टेज में जो है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एपिजियोटोमी कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्सेप्स डिलीवरी और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। अब एक एक को बताता हूँ। एपिजियोटोमी क्या होता है? इंसीजन होती है पेरिनियम रीजन में, ये पिक्चर में मैं दिखाया हुआ है। दो किस्म के इंसीजन लगा सकते हैं, मीडियन या मीडियोलेटरल, ठीक है। इसके थ्रू बेबी इजीली पास कर सकता है। तो इसके बाद फोर्सेप्स डिलीवरी है। फोर्सेप्स डिलीवरी सेकंड स्टेज में यूज़ की जा सकती है किन केसेस में? अगर प्रोग्रेस आगे नहीं हो रहा, फीटल डिस्ट्रेस में है, मैटरनल एग्जॉस्ट हो गई है, मदर एग्जॉस्ट हो गई है। इसके अलावा प्रीटर्म बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेबी अगर छोटा है और अभी टाइम से पहले उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम फोर्सेप्स डिलीवरी करते हैं ताकि जल्दी जल्दी बेबी बाहर निकले। फोर्सेप्स जो है ये सर्विक्स के अंदर लगा के इसे निकालते हैं, ठीक है। और ब्रीच डिलीवरी के केसेस में फोर्सेप्स डिलीवरी ज़्यादातर की जाती है, ठीक है। फोर्सेप्स एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी आप पिक्चर देख ले गूगल में। अच्छा, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ये अब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पहले इतना यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसमें एक सक्शन कप होता है जो कि बेबी के पोस्टीरियर ऑफ द हेड फीटस के स्काल्प पे अटैच करते हैं और खींचते हैं इस फीटस को थोड़ा थोड़ा करके, तो इससे बेबी निकलता है। और इसमें जो है थर्ड डिग्री टीयर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्सेप्स, ठीक है। और इसमें एक बेबी के हेड पे एक स्पॉट सा बन जाता है जिस जगह पे उसका कप अटैच करते हैं, जो कि कहलाता है चिग्नॉन, ठीक है। इसके बाद सी सेक्शन है। सी सेक्शन एक और इंटरवेंशन है जो कि यूज़ की जा सकती है लेबर के दौरान। इसमें दो किस्म के सी सेक्शंस होते हैं, एक इलेक्टिव होता है और एक इमरजेंसी होता है। इलेक्टिव ये है कि पहले से ही सोचा हो लोगों ने कि हम लोगों ने सी सेक्शन करना है, तो इसको इलेक्टिव कहते हैं। और एक होता है इमरजेंसी केसेस में, एकदम से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो एकदम से फिर उस केस में इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है। तो इलेक्टिव की रीजंस ये लिखी हुई है, सारी रीजंस, बहुत ज़्यादा रीजंस है, ये आप लोग देख ले कौन कौन सी रीजंस हो सकती है। इवन अगर मदर करना चाहे, मैटरनल रिक्वेस्ट हो, तो उस केस में भी जो है सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी वाले की भी रीजंस लिखी है। अच्छा, अब सी सेक्शन में कौन सी अप्रोच यूज़ की जा सकती है? क्लासिकल सी सेक्शन किया जा सकता है, लोअर सेगमेंट सी सेक्शन किया जा सकता है। लोअर सेगमेंट सी सेक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो है बाद में फिर से प्रेगनेंसी हो तो इतना मसला नहीं बनता, जबकि क्लासिकल में मसले बनते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट तरीके हैं। क्लासिकल सी सेक्शन में थोड़ा कट ऊपर की तरफ लगता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में, और ये थोड़ा सा नज़र भी आता है, इसका जो स्कार्स बनते हैं ये थोड़े से प्रोनाउंस्ड होते हैं,
तो इसलिए मदर्स को ज़्यादा पसंद भी नहीं होता। जबकि कॉस्मेटिकली अपीयरेंस जो होती है लोअर सेगमेंट सी सेक्शन की ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें कट एक इधर बिकिनी लाइन वाली जगह पे लगता है और दूसरे ट्रांसवर्स कट्स जो होते हैं वो जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लगती है रेक्टस शीथ के साथ, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई है सी सेक्शन की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सही हो गया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा प्यूरपेरियम। ये कौन सा पीरियड होता है? 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। बेबी प्रोड्यूस हो गया, बेबी निकल आया है, उसके 6 to 8 वीक्स मतलब 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ तक इस पीरियड को प्यूरपेरियम कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है स्पेशल, इस पीरियड में जो मदर के जो ऑर्गन्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आती है प्यूरपेरियम में, ऐसी कौन सी चेंजेस होती है जिससे ये वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं? तो यूट्रस अपनी साइज पे वापस आ जाता है। इसके अलावा ऑटोलाइसिस होती है, इसमें जो एक्स्ट्रा मसल्स बने हुए तो वापस डिग्रेड होते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज 2 to 3 वीक्स तक इससे कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा वेजाइना जो है उधर स्टार्ट में नमनेस होती है जैसे ही डिलीवरी होती है, उसके बाद लेग्स होता है बहुत ज़्यादा लूज़ होता है और ट्रॉमा होता है, लेकिन ये वक्त के साथ हील होने शुरू हो जाता है, लेग्जिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है उधर से बहुत ज़्यादा यूरिन निकलता है, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड होता है बॉडी में ना। इससे पहले ही वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि मदर की बॉडी वेट गेन होता है, उसमें एक रीज़न ये थी कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा मदर की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो फ्लूइड वक्तन निकलता है तो उसकी वजह से डायूरेसिस होती है। इसके अलावा और ये इनकॉन्टिनेंस वगैरह हो सकती है ट्रॉमा की वजह से। अच्छा, इसके अलावा लैक्टेशन प्रोलैक्टिन जो है रिलीज़ होता है। मिल्क जो है मैच्योर मिल्क 3rd या 4th डे आफ्टर डिलीवरी प्रोड्यूस होना शुरू होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस ये लिखी हुई है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। और इसी के साथ जो है ये वाली चैप्टर 3 ख़त्म हो गया।